बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम कोई लेक्चर डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि आज कुछ बातें मैं आपको से कहना चाहूँगा कि हाउ टू स्टडी, यानी कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब ये भी कोई टॉपिक हुआ, लेकिन मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज क्लास 8 से आप लोग क्लास 9 में आते तो आपको लेवल चेंज हो गया, तो आप लोग का पढ़ने का तरीका और पढ़ने की अप्रोच भी चेंज होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे अपने मुल्क की, तो हमारा शुमार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर है, जहाँ पे इतना अच्छा एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि बोर्ड का पेपर का डिज़ाइन करना, बोर्ड की चेकिंग का पैटर्न, और जिस तरह आजकल मार्क्स की सेल लगी हुई है, इसको देखो 90s में 80 से मार्क्स ला रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमारे सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। हमारी असल पढ़ाई क्या है कि हमने क्या नॉलेज गेन की, क्या हमारे कॉन्सेप्ट गेन हुआ, और क्या हमारा मेंटल लेवल इंप्रूव हुआ, ये हमारी असल एजुकेशन है। एनीवेज, जब हम क्लास 8 से क्लास 9 में आते हैं, तो हमारे पढ़ने के तरीके में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। अप टू क्लास 8 क्या होता है कि जो भी टीचर ने आपको लिखवा दिया, रीडिंग करवा दी, वही आपकी कुल दुनिया है, कुल कायनात है, उसी में से पेपर आएगा, वही टीचर बनाएगा पेपर, चेक भी वही करेगा। लेकिन 9th में अब ऐसा नहीं है। पेपर कौन बनाएगा हमें नहीं पता, पेपर कौन चेक करेगा वी डोंट नो, इवन कि पेपर कंडक्ट भी हमारे अपने स्कूल में नहीं होंगे, बल्कि किसी और जगह जाकर होंगे। तो 9th हमारा बोर्ड का लेवल था, यहाँ का प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो आपकी बुक थी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक की रीडिंग करना लाइक अ स्टोरी बुक। जिस तरीके से आप लोग कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, यानी कि लाइन टू लाइन, यानी कि हर लाइन की क्या मीनिंग थी, यानी कि वह क्या स्टोरी में लिखा हुआ था, अगर कोई भी एक लाइन मिस हो गई तो आपको समझ भी नहीं कि स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। तो इन द सेम वे आपने बुक को भी लाइक अ स्टोरी रीडिंग करनी है बुक की, और बाद में मैच करना है कि टीचर ने हर चीज़ को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, बाद में क्वेश्चंस भी करने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम काफ़ी टॉपिक को छुड़वा देते हैं, या फिर कुछ टॉपिक स्किप कर दिए, तो अब उसका रीज़न वगैरह भी आपको बताया जाएगा। बल्कि बेहतर है कि जो टॉपिक स्किप था, तो वो भी आप इसको रीड करें, बुक में जो लिखा हुआ था। तो सबसे पहला काम है कि बुक की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और ये इसकी बहुत ज़्यादा लेक्चर है जो मैं फील कर रहा हूँ। अब आमतौर पे जो मेजोरिटी में क्या होता है कि कोई भी क्लास चल रही है, वहाँ पे वी हैव 40 स्टूडेंट्स, तो एक तबका हमारा ऐसा होता है जिसका काम क्या होता है, क्लास को डिस्टर्ब करना, होर्डिंग करना, यानी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करना कि क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो हमें उनमें शामिल नहीं होना। ठीक है, ये बच्चे ऐसे हैं जो कि डिस्टर्ब तो नहीं कर, लेकिन ये कि फिर भी यानी कि वो उसकी वजह बन रही है कि वो आपस में कोई बात कर रहे हैं, अपने आपस में काम कर रहे हैं, उनका सीधी फिक्र नहीं कि क्लास में टीचर क्या बोल रहा है। यानी कि टीचर बोल तो रहा है, थोड़ा बहुत सुन भी लिया, बाकी अपने काम कर रहे, कोई पेंसिल मांग रहा है, कोई कॉपी निकाल रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये भी डिस्टर्बेंस है। नंबर थ्री, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बातें भी नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, लेकिन वो क्लास में गायब दिमाग है, या फिर उनका इतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए कि टीचर की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुना जाए। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी से हट के आप लोग को चौथी कैटेगरी में आना है, यानी कि टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। हदीस शरीफ में आता है कि जब सहाबा कराम हमारे नबी से तालीम लेते थे, तो वो इतने सुकून से बैठे होते थे कि अगर कोई तोता भी कंधे में बैठा हो तो वो ना उड़े, यानी कि वो इतने ज्यादा स्टिल बैठे हुए हैं, साकित बैठे हुए हैं कि तोते को फील ना हो कि वो किसी यानी कि जिंदा शख्स के कंधे में बैठा हुआ है। यानी इतना ध्यान से वो हमारे नबी करीम की बातों को सुना करते थे। अच्छा, वैसे इसका रेफरेंस मेरे पास नहीं, किसी के पास हो तो मुझे लाजमी बता दीजिए, बिकॉज हमें हमेशा हदीस को रेफरेंस के साथ ही कोट करना चाहिए। लेकिन ये इतनी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हदीस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ बयान कर दी है। तो हमारी ज़िंदगी भी सहाबा कराम की ज़िंदगी का अमली नमूना होनी चाहिए, तो हमारा एक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बाकी तीनों कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हम टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम टीचर की बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, हम टीचर की बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये टीचर की इंसल्ट है, हम इसका जरिया बन रहे हैं। तो हमने इन तीनों कैटेगरी से हट के चौथी कैटेगरी में आना है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से टीचर की बात को सुनना है, बुक रीडिंग करनी है, लेक्चर में ध्यान होना चाहिए। एंड नंबर थ्री, अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच। ठीक है, जब भी किसी भी टॉपिक को समझे, तो आप जहन में बनाए टारगेट कि यही टॉपिक मैंने समझने के बाद घर में आके या फिर नेक्स्ट डे कोई क्लास चलो आपका एब्सेंट है, उसको मैंने समझाना है, और वो मेरी बात को समझ भी पाए। ये टारगेट बना के टॉपिक को समझेंगे, तो फिर आपकी समझने की अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यानी कि मैंने टॉपिक पढ़ा, फिक्शन के बारे में पढ़ लिया, यानी कि डिफाइन फिक्शन, फिक्शन क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो अगर मैं घर में आके किसी और स्टूडेंट को वही टॉपिक पढ़ाऊँ, वो समझ भी जाए, तो ऐसी पढ़ने की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा टॉपिक तब समझ में आया जब कोई भी स्टूडेंट यानी कि प्रॉपर्ली जवाब दे
और उसके जवाब को बाकी सब समझ नहीं पाए। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट समझ जाता है कि टॉपिक क्या है लेकिन वो बता नहीं पाता, तो ये भी हमारी एक कमी है, हमने इस कमी को आहिस्ता आहिस्ता दूर करना है। तो जितना अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सलाहियतें बढ़ेंगी। तो अपने आप को रिफॉर्म करना, इम्प्रूव करना, ये एक डेली का यानी कि हमारा हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर हो हर मामला के अंदर। लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाई की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो जितना ज्यादा आप लोग सोचेंगे, अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा और आपकी मेंटल अप्रोच बढ़ेगी। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, तो हम समझते हैं कि भाई वो तो आराम से कर लेता है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इस वर्ड को अपने जहन से निकाल दें, हर कोई कर सकता है। तो आपको शुरू में भरे आपको मुश्किल हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे, दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सलाहियतें बढ़ेंगी। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। थिंकिंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होना चाहिए, टॉपिक के बारे में सोचते रहें। ठीक है, कोई भी टॉपिक चला था, मेक अ विजन, यानी कि मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो ये साइंस के जितने भी टॉपिक थे इसको हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, तो हम सोचे कि एक चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट कहाँ कहाँ पे की जा रही है, कैसे की जा रही है। फोर्स के बारे में पढ़े तो फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। मोशन हमें कहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। तो हमें हर टॉपिक प्रैक्टिकली अप्लाई होता हुआ नजर आता है। सोचेंगे तो खुद ब खुद जहन में क्वेश्चंस आएंगे, क्यूरीज आएंगी। तो जहन में क्वेश्चंस का आना भी बहुत जरूरी है, वरना क्या है कि आप खाली सुन रहे हैं डम होके, ठीक है, और उसको आप सोच नहीं रहे हैं। तो सोचना बहुत जरूरी है टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक को आप बहुत ध्यान से सुने और टॉपिक के बारे में सोचे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, मेक अ विजन ऑफ द टॉपिक, तो ये भी बहुत जरूरी है। बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ कि जो भी मेरे पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बता रहा था उसको मैं एक वर्ड की फॉर्म में फाइल में लिख लेता हूँ, ताकि आप उसको नोट करें, साथ साथ उसको यानी कि नोट करते रहें और इनको फॉलो करें। तो एक काम ये करते हैं कि हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। चलो व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या बातें मैंने बताई हैं? नंबर वन, बुक रीडिंग। ठीक है, अब आप लोग बोर्ड के लेवल के अंदर आ गए, तो बुक में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल तो यानी कि सिंध बोर्ड में यानी कि बुक आप ही कुल कायनात है, यानी कि बाकी बोर्ड में तो यानी कि एसएलओ बेस है, यानी कि टॉपिक है, सवाल बुक से बाहर का भी आ सकता है। तो टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। एनीवेज, क्लास 9 10 सिंध बोर्ड उनके लिए बुक जाने यानी जो भी सवाल आएगा बुक से ही आएगा। ठीक है। नंबर टू, कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान। टॉपिक के ऊपर ध्यान होना बहुत जरूरी है, यानी कि बहुत ध्यान से टीचर की बात को सुने। अगर क्लास में आ ही गए हैं, क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो इस टाइम को यूजफुल बनाएं, इस टाइम को वेस्ट ना करें। नंबर थ्री, अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, यानी कि टॉपिक को हम समझने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो बातें मैं मेंशन करूंगा। एक तो विजन, टॉपिक को समझने के बाद सोचे कि ये टॉपिक है, कोई भी साइंस का टॉपिक है, वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। नंबर टू, टॉपिक को हम ऐसे समझे कि हमने इसी टॉपिक को किसी और को पढ़ाना है और उसको समझाना भी है, यानी कि इसको बनाए टारगेट। ये सोच के टॉपिक को समझेंगे तो आपको समझने की, जो आपको समझने की अप्रोच है मुख्तलिफ होगी। फिर खुद ब खुद आपके जहन में सवाल आएंगे, यानी कि अगर बच्चे ने सवाल किया किसी ने भी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो अपने आप को इस काबिल बनाए कि टॉपिक को दूसरों को समझा सकें। अगर आप इस काबिल नहीं है तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं, सोचेंगे तो इंप्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ऐसे नहीं कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डू दिस। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के बाद नंबर थ्री, नंबर फोर, ठीक है, रिव्यू द टॉपिक ऑन द सेम डे। रिव्यू द टॉपिक ऑन सेम डे, यानी कि कोई भी लेक्चर आपने अटेंड किया तो लेक्चर को अटेंड करने के बाद ऑन द सेम डे घर जाके उसे रिव्यू करें। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने कोई टॉपिक पढ़ा फिजिक्स का, अगर सर ने कोई नोट्स वगैरह अपलोड किए थे, तो पहले एक दफ़ा नोट्स को रीड करें, टॉपिक के बारे में सर ने क्या क्या पढ़ाया था, यानी कि आपको वही बातें दोबारा समझ में आ रही है कि भूल गए हैं। ठीक है, अदरवाइज बुक को उठाएं, रीड करें, सोचें कि टॉपिक आपके जहन में है कि आप भूल गए। अगर ऑन द सेम डे आप रिव्यू करेंगे तो टॉपिक आपके जहन में होगा। रिव्यू करने के बाद वो टॉपिक पक्का हो जाएगा, आपके जहन से नहीं निकलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप लोग पढ़े हैं साइंस सब्जेक्ट के अंदर, तो उस टॉपिक को ऑन द सेम डे रिव्यू करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो खास तौर पे, ठीक है, टॉपिक को ऑन द सेम डे रिव्यू करें। ठीक है, फर्ज करें किसी भी वजह से वक्त नहीं पता, नहीं कि नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, यानी कि फौरन ही टॉपिक को रिव्यू करें। अच्छा, अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था वो समझे इसी पॉइंट से लिंक है, रेगुलरिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, ये डिफरेंस है टॉपर्स में और नॉर्मल स्टूडेंट के, यानी कि एक जो टॉपर जो होता है जो कि 95 प्लस लाता है, और किसी की 85 87 नॉर्मल नंबर आ रहे हैं, वो भी अच्छा पढ़ा, इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क है रेगुलरिटी का। ठीक है। अच्छा, ये जो रेगुलरिटी है ना, ये हमारे हर काम में होनी चाहिए, यानी कि हमारे मजहब में भी क्या है कि रेगुलरिटी है। ठीक है। जो हमारी इबादत थी, यहाँ पे रेगुलरिटी बहुत ज्यादा है, हालांकि हमारी इबादत बहुत टफ नहीं है। बहुत सारे मज़ाहिब में तो क्या है कि बहुत ज्यादा मुश्किल इबादत है, लेकिन वहां पर रेगुलरिटी नहीं है। नमाज पढ़नी है, रोज आना पढ़नी है, 5 अलग अलग वक्त पढ़नी है। देखिए, ये हमें सबक देता है कि हमें अपने काम में रेगुलर होना चाहिए। तो इन द सेम वे, टॉपिक को भले कम कम पढ़ें, टाइम कम दे, लेकिन रेगुलर टाइम दे। रेगुलर टाइम देना बहुत जरूरी है। फर्ज करें कि आपने 7 दिन कोई पढ़ाई नहीं की, ठीक है, 7 डे जो है ना, आप एक साथ 7 घंटे या 14 घंटे पढ़ते हैं, भाई बहुत बच्चा पढ़ रहा है, रात भर जाके पढ़ रहा है, ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि आसान काम है। लेकिन रोज आना 1 से 2 घंटे देना इतना आसान नहीं, मुश्किल काम है, लेकिन यही हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए कि बी रेगुलर। ठीक है, हाँ, अगर कुछ डेज मिस हो जाते हैं, शादी है, फंक्शन है, पिकनिक है, कहीं जाना था, टाइम नहीं बस होता है, ठीक है, लेकिन गैप आए तो कम है, 1 दिन का गैप आए, 2 दिन का गैप आए, फिर अगर मुझे आधे 1 घंटे भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत पढूं। तो रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी। ठीक है। तो जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ता है तो उसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। टॉपिक पढ़ते पढ़ते साथ साथ तैयारी भी हो जाती है, फिर कभी देखिए टेस्ट है तो मेरी तैयारी नहीं है, टॉपिक पढ़ा, तैयारी भी साथ ही हो गई, ठीक है, जब दिल चाहे टेस्ट दे। तो रेगुलरिटी होगी तो कभी भी का बर्डन नहीं होगा। ठीक है, कम वक्त के अंदर हम ज्यादा पढ़ पाएंगे। किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर हम 2 हफ्ते बाद टॉपिक को पिक करेंगे तो हम काफी चीजें भूल चुके होंगे, तो दोबारा टॉपिक को पढ़ने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी। अगला पॉइंट था वो मेरा एफिशिएंसी के ऊपर ही है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? बी स्मार्ट रादर देन वर्क हार्ड। ठीक है, यानी कि हमने, अच्छा इससे मतलब ये नहीं कि वर्क हार्ड नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि हमने कम वक्त के अंदर ज्यादा स्टडी करनी, यानी कि हमने अपनी पढ़ाई को ऐसे मेंटेन करना है कि हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर पाए, समझ पाए। ठीक है। तो स्मार्ट होने का तरीका क्या है? टॉपिक को सेम डे रिव्यू करें एंड बी रेगुलर, तो हम कम वक्त के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे। अब अगर हम एक महीना भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, दोबारा उठाएंगे तो हमें रट्टा मारना पड़ेगा, टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, लेकिन आउटपुट हमारा बहुत कम होगा। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। ठीक है, वर्क हार्ड नहीं करना है, स्मार्ट काम करना है। ये बने के नोट्स भी कॉपी करने हैं, फर्ज करके टॉपिक के बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप नोट्स को कॉपी कर रहे हैं तो वो छाप रहे हैं। तो बजाय से कि आप छापें, अपना टाइम वेस्ट करें, उससे पहले आप नोट्स को स्टडी करें या टॉपिक को स्टडी करें, टॉपिक के रिव्यू करें, टॉपिक को समझें, उसके बाद जाके नोट्स को रीड करें कि मुझे कितना अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तो वो आपका लिखना जो होगा ना, वो आपको लर्निंग देगा, आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने नोट्स कॉपी भी कर लिए और साथ साथ तैयारी भी कर ली। ठीक है, अब टॉपिक आपने पढ़ लिया, दोबारा उसको रिव्यू नहीं किया, बाद में टीचर ने बोला कि भाई काम जमा करवाना है, काम चेकिंग होगी, तो आप कहीं से भी नोट्स को कॉपी कर रहे हैं, छाप रहे हैं, तो अपना टाइम जाया कर रहे हैं, यानी कि यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। ये वर्क हार्ड नहीं हुआ, यानी कि ये वर्क आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। ठीक है। तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, अपने आप को स्मार्ट रखना है, यानी कि बी स्मार्ट इन योर स्टडीज, आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकें। ठीक है। तो बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर में ध्यान बहुत जरूरी है, और ये टॉपिक भी, यानी कि ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमारी समझने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब बच्चा समझने के बाद उसी टॉपिक को दूसरों को समझा सके, देन आई विल से कि उसे अच्छा समझ में आया है। तो अगर आप इस काबिल, अपने आप इस काबिल बनाएं, सोचेंगे, तो आपके जहन में सवाल आएंगे। टॉपिक को अपना सेम डे रिव्यू करें, बी रेगुलर। ठीक है। रेगुलर रहने में वर्क, यानी कि बड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन ये कि क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत सेव होता है, हम रोज आना पड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो साथ साथ तैयारी भी होती जाएगी, आपका कभी बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यही पॉइंट हमारा मतलब आगे कन्वर्ट होता है कि यानी कि अपनी स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, कम वक्त में ज्यादा पढ़ाई करनी है। अच्छा, लास्ट पॉइंट मतलब और ही पॉइंट थे, वो था रिटन प्रैक्टिस, यानी कि जितना ज्यादा हम लिख के याद करेंगे हमें ज्यादा अच्छा याद होगा। तो ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लिखने से हमारी जान जाती है। ठीक है, लेकिन इस बात को जहन में रखें,
ठीक है, हमने हर टॉपिक को याद करके एक बार नहीं कई दफा लिखना है, बार बार लिखना है। ठीक है, जितना लिखेंगे उतना हमें अच्छा याद होगा। ठीक है। ठीक है, ये बने कि रट्टा भी नहीं मारे, टॉपिक को पढ़ें, पढ़ के लिख लें। ठीक है, लिखने में याद नहीं आ रहा दोबारा खोल के देखें, फिर लिख लें, तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ क्या है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स वो भी बढ़ जाएंगी, एंड हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो टॉपिक को साथ साथ भी लिखें। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक मैं टॉपिक को यहाँ पे खत्म करता हूँ कि किस तरीके से हमने पढ़ना है। तो अगर ये हमारी अप्रोच होगी तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हमने स्टडी को आगे मेंटेन करना है, रेगुलर पढ़ना है, ध्यान देना है। ठीक है, टॉपिक के बारे में सोचना है, यानी कि जो भी टॉपिक चल रहा था तो वो प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सोचेंगे जहन में क्वेश्चंस आएंगे, तो जहन में क्वेश्चंस का आना भी जरूरी है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। आई होप के इन पॉइंट को फॉलो करते हुए आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना भी आसान हो जाएगा, और आप लोग के लिए आप जो कि आपकी परफॉर्मेंस थी वो बेहतर हो जाएगी। फिर टीचर कभी भी कोई टेस्ट लेगा तो आप लोग हर वक्त टेस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे। ये नहीं कि मुझे टाइम चाहिए, एक हफ्ता टाइम चाहिए। टॉपिक को साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो यानी कि यू आर प्रिपेयर फॉर एवरी टेस्ट एवरी टाइम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाद में मुझे एक और करनी है अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि बहुत ज़्यादा हम बनाने जा रहे हैं, तो वो हम मैं अपलोड करूँगा, वो अपडेट करूँगा अपनी अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।